हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16। हम लोग देख रहे हैं एमपी सिविल जज 2020 के लिए जनरल नॉलेज की इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज और यह पार्ट 2 है जीके का। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बन गई होगी, तो उसमें आप जाकर देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, पहली भारतीय महिला जिन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो पहली यहाँ पर भारतीय महिला पूछा गया है। अगर पूछा जाए कि पहली महिला जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की तो वो आएंगी एनी बेसेंट, लेकिन यहाँ पर पहली भारतीय महिला पूछा है तो सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और उन्हें भारत कोकिला भी कहा जाता है। 1925 का जो अधिवेशन हुआ था उसमें सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है, इनका सत्य के साथ मेरे प्रयोग हरिजन हिंद स्वराज से संबंध था। बेलगांव अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की और भारत छोड़ो का इन्होंने नारा दिया। तो इनका नाम क्या है? तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग आत्मकथा है महात्मा गांधी की। हरिजन और हिंद स्वराज से इनका संबंध था। बेलगांव अधिवेशन की भी इन्होंने अध्यक्षता की थी और महात्मा गांधी ने सिर्फ अभी तक एक ही जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता की थी वो था बेलगांव अधिवेशन 1924 में था शायद। और इन्होंने भारत छोड़ो का नारा भी दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में, जिसे इंग्लिश में क्वाइट इंडिया मूवमेंट कहते हैं। तो महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ये सब पढ़ना है। नेक्स्ट है, जस्टिस रमन्ना कौन से भी नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो जो जस्टिस रमन्ना हैं वो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। ये 48 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, यानी सीजेआई हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि जो अभी सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना हैं वो कौन से नंबर के हैं? ऑनरेबल जस्टिस हैं जो, तो वो 48 नंबर के चीफ जस्टिस हैं। तो जो नई नियुक्तियां होती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं, चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने हों या कहीं के और। तो इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसा नहीं बनता कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बने। पूछ लेंगे कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडन, वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, हु प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जो प्रीएम्बल है ड्राफ्ट, हु प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना को ड्राफ्टिंग कमेटी की, संविधान में जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके सामने किसने पेश किया था, प्रपोज किसने किया था? तो ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, BN राव और MK गांधी। तो जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर है। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे और सबसे ज़्यादा वर्ष तक रहने वाले प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, जीएसटी कौन से संविधान संशोधन से संबंधित है? जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से संबंधित है। आपको एक क्वेश्चन कमेंट करना है कि भारत के संविधान में अभी तक कितने संशोधन हो चुके हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा गलत है? पहला है राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो कि 25 जनवरी। दूसरा है विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। तीसरा है राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। या चौथा है राष्ट्रीय एकता दिवस 31 सितंबर। तो इनमें से कौन सा गलत है आप बताइए। तो राष्ट्रीय एकता दिवस है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी बिल्कुल सही है ये। और काफ़ी पूछा जा रहा है अभी, क्योंकि मतदाता या मतदान से रिलेटेड अभी न्यूज़ काफ़ी चर्चा में है। यानी जो न्यूज़ अभी करंट अवेंट्स में न्यूज़ में रहते हैं क्वेश्चन जनरली उनसे पूछ रहे हैं। जैसे मतदाता दिवस पूछा जा रहा है अभी, प्रवासी भारतीय दिवस पूछा जा रहा है एग्जाम में, पराक्रम दिवस भी काफ़ी पूछा जा रहा है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनना है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल बिल्कुल सही है, काफ़ी पूछा जा रहा है अभी कोविड के दौर में। इसके अलावा राष्ट्रीय खेल दिवस ये मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है 29 अगस्त, बिल्कुल सही है। और राष्ट्रीय एकता दिवस 31 सितंबर ये गलत है। राष्ट्रीय एकता दिवस जो मनाया जाता है वो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, इनके जन्म दिवस पर। तो लौह पुरुष उन्हें कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा गलत है? तो एक बार फिर से देख लेते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी सही है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल और राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त सही है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 सितंबर को नहीं है, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ साझा करता है? सीमा विवाद अभी काफ़ी न्यूज़ में था, चाहे वो चीन से हो। तो अभी क्वेश्चन काफ़ी बन रहे थे। पिछली बार के एमपी सिविल जज में LAC LOC से क्वेश्चन बन गया था, तो इस बार पूछा जा सकता है कि भारत सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ साझा करता है? तो भारत जो सबसे लंबी लैंड बाउंड्री शेयर करता है वो बांग्लादेश के साथ साझा करता है। और बांग्लादेश ने अभी स्वतंत्रता के 50 वर्ष भी मनाए हैं। और बंगबंधु, जिन्हें शेख मुजीबर रहमान को बंगबंधु कहते हैं, और उनको गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और अंडर 19 जो वर्ल्ड कप था वो भी बांग्लादेश ने जीता था, फाइनल है भारत को हराया था। तो उससे यह क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा क्वेश्चन LAC और LOC से बन सकता है। तो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। LAC जो भारत सीमा साझा करता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC भारत साझा करता है चीन के साथ, और LOC लाइन ऑफ कंट्रोल ये भारत साझा करता है पाकिस्तान के साथ। तो इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज इज करेक्ट। इनमें से कौन सा सही है? पहला है मार्स ऑर्बिटर मिशन, MOM शॉर्ट में से कहते हैं, 5 नवंबर 2013।
लॉन्चिंग डेट है यह चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008, चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019। तो इनमें से कौन सा सही है हमें बताना है। तो मार्स ऑर्बिटर मिशन 5 नवंबर 2013 को लॉन्च हुआ था, बिल्कुल सही है। और आप बताइए जो मंगलयान मिशन की जो फोटो है वो किस नोट पर है भारतीय, तो आप बताइए, ठीक है। इसके अलावा चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 बिल्कुल सही है, चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 ये भी सही है। तो तीनों सही हैं। आप बताइए चंद्रयान 3 कब लॉन्च होगा। नेक्स्ट है बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, हिरण किस नदी की सहायक नदी है। तो बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, हिरण ये सब सहायक नदी हैं नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और यह जो पूरब से पश्चिम दिशा की ओर बहती है। पिछली बार आपके एमपी सिविल जज में यही क्वेश्चन बना था कि नर्मदा नदी किस दिशा की ओर बहती है। तो थोड़ा बहुत आपको मैप से आइडिया होना चाहिए कि कौन सी जो नॉर्थ फ्लो यानी उत्तर की ओर जाने वाली कौन सी नदी है, दक्षिण की ओर कौन सी जाती हैं, इस टाइप से आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, हिरण, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सी नदी उत्तर की ओर नहीं बहती है। तो इनमें से कौन सी नदी है जो उत्तर की ओर नहीं बहती। तो बाकी जो नदी हैं वे उत्तर की ओर बहती हैं, कौन सी नहीं बहती है यह हमें बताना है। तो बेतवा नदी, चंबल नदी, नर्मदा नदी, सोन नदी। बेतवा नदी उत्तर की ओर बहती है, यह यमुना नदी की सहायक नदी है। चंबल नदी भी उत्तर की ओर बहती है क्योंकि यह भी यमुना नदी की सहायक नदी है। नर्मदा नदी और सोन नदी उत्तर साइड जाकर यह उत्तर मध्य प्रदेश से निकलती है। सोन नदी अमरकंटक से उत्तर प्रदेश से बिहार और यह गंगा में चली जाती है। नर्मदा नदी लेकिन ऐसी नदी है ये किसी की सहायक नदी नहीं है, यानी ये डायरेक्ट जाती है और नर्मदा नदी पूरब से पश्चिम दिशा की ओर बहती है। तो अपन को बताना था इनमें से कौन सी नदी उत्तर की ओर नहीं बहती। तो नर्मदा नदी उत्तर की ओर नहीं बहती, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है। तो इसके अलावा एक खंबात की खाड़ी यानी यह आपकी चली जाती है अरब सागर में। तो बेतवा, चंबल और सोन ये उत्तर की ओर बहती हैं। बेतवा नदी है यमुना नदी की सहायक नदी, चंबल भी यमुना की सहायक नदी है, सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, नर्मदा नदी खुद एक नदी है, इसकी सहायक नदी है काफ़ी सारी। नेक्स्ट है भारत सरकार ने ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया है, यह किस देश से संबंधित है। तो भारत सरकार ने ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था, यह अफगानिस्तान से, जो अफगानिस्तान में तालिबान शासन हो गया था तो वहाँ से जो भारतवंशी लोग थे उन्हें निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। तो काफ़ी न्यूज़ में था, क्वेश्चन बन सकता है। तो ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से रिलेटेड है यानी भारत सरकार ने चलाया था। और लालंदर सहतूत बांध ये कहाँ पर है, यह क्वेश्चन भी बन सकता है, तो यह भी अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता। तो गणतंत्र दिवस यानी गणतंत्र दिवस में जो परेड होती है रिपब्लिक डे पर, इसमें उत्तर प्रदेश की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता था। और गणतंत्र दिवस पर जो मुख्य अतिथि आने वाले थे बोरिस जॉनसन, वो नहीं आ पाए थे। तो क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में कौन शामिल होने वाले थे। तो वो बोरिस जॉनसन थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, लेकिन वो नहीं हो पाए। लेकिन आपका एमपी जो सिविल जज है 2022 में होगा, तो अगर 2022 में जो गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट होंगे वो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। तो जवाद सऊदी अरेबिया, गुलाब पाकिस्तान, तुकाते या ताउते म्यांमार, यास ओमान। तो ये देखिए ये हैं सारे तूफान हैं, चक्रवाती तूफान है, जैसे जवाद है, गुलाब है, तुकाते है, यास है, इन्होंने तबाही भी मचाई काफ़ी न्यूज़ में थे। तो न्यूज़ में जो क्वेश्चन रहते हैं करंट अफेयर से उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं जुडिशियल एग्जाम में, तो यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जवाद सऊदी अरेबिया ने नाम दिया था, बिल्कुल सही है। गुलाब पाकिस्तान ने नाम दिया था, ये तूफान आया था। तुकाते म्यांमार ये काफ़ी फेमस था ये तूफान, और यास ये ओमान ने नाम दिया था। ये चारों बिल्कुल सही है, तो आप याद रख लीजिए। जवाद तूफान आया था, इसका नामकरण सऊदी अरेबिया ने किया था, और गुलाब का पाकिस्तान ने, तुकाते का म्यांमार ने। म्यांमार को भारत ने INS सिंधुवीर एक पनडुब्बी भी दी है, तो यह क्वेश्चन अभी बन सकता है। और म्यांमार काफ़ी न्यूज़ में था, MPPSC में भी क्वेश्चन बन गया था कि भारत के किस पड़ोसी देश में जो आर्मी का शासन हो गया है, तो इस पड़ोसी देश में मतलब तख्ता पलट हो गया है, ठीक है। यास का नामकरण दिया था ओमान ने। नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये मिला था रजनीकांत को। तो पुरस्कार यानी अवार्ड से एक आध क्वेश्चन आपका बन जाएगा, चाहे वो नोबेल प्राइज से पूछ लें आपका, चाहे वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार पूछ लें, या आपका ऑस्कर अवार्ड पूछ लें, या पुलित्जर पूछ लें, जनरली एक आध क्वेश्चन आपका अवार्ड से आ जाता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह, और बाद में ये चलकर भारत के भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, और यह राष्ट्रपति भी बन गए थे कार्यवाहक रूप में। नेक्स्ट है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए समझौता किया। तो भारत ने इजराइल के साथ 3 वर्ष के लिए समझौता किया था कृषि के क्षेत्र में। इजराइल काफ़ी न्यूज़ में था, इजराइल फिलिस्तीन मैटर के कारण। और इजराइल आयरन डोम अगर पूछें एक शब्द, आयरन डोम का संबंध किससे है, तो वो इजराइल से है। इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं नेफ्ताली बेनेट। नेक्स्ट है कौन सा रबी की फसल में शामिल है, यानी खरीफ 2 फसल होती हैं, जनरली होती तो और भी हैं, जनरली 2 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, एक खरीफ की फसल और एक रबी की फसल। तो कौन सी खरीफ की फसल है और कौन सी रबी की फसल है आपको पता होना चाहिए। तो जैसे गेहूं, सरसों, चना, मसूर, उड़द इनमें पूछा गया है, तो अपन को बताना है रबी फसल में कौन कौन शामिल है। तो गेहूँ रबी की फसल में है, सरसों भी है, चना भी है,
और मसूर भी है, लेकिन उड़द है जो वो रबी की फसल में शामिल नहीं है। उड़द है और जो कपास है, उड़द है, कपास है, सोयाबीन है, ये खरीफ की फसल में आते हैं। रबी की फसल और खरीफ की फसल है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था जनरली, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। खरीफ की फसल वो होती है खरीफ की जो मई जून और जुलाई मान लीजिए आप, जून और जुलाई के आसपास बोई जाती है। अक्टूबर जनरली सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। इसके अलावा जो रबी की फसल होती है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। जैसे गेहूँ है, सरसों है, चना है, मसूर है, मटर है, ये सब रबी की फसल में है, तो इसमें उड़द शामिल नहीं है। ठीक है। इंदौर ने कौन सी बार स्वच्छ शहर का दर्जा प्राप्त किया? तो इंदौर ने लगातार 5वीं बार स्वच्छ शहर का दर्जा प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का हेडक्वार्टर भी इंदौर में है। इंदौर को मिनी मुंबई कहा जाता है। तो इंदौर ने 5वीं बार स्वच्छ शहर का दर्जा प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मध्य प्रदेश में दोस्तों देश के सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं। राष्ट्रीय उद्यान को इंग्लिश में कहते हैं नेशनल पार्क। देखिए 3 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं एनवायरमेंटल, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, 3 होते हैं जनरली। तो आपको याद रखिए, पूछ लेते हैं कि सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन है, सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन है, या मध्य प्रदेश में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, मध्य प्रदेश में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको पढ़कर जाना है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है वो है कान्हा-किसली नेशनल पार्क, और सबसे छोटा है जो फॉसिल नेशनल पार्क जो कि डिंडौरी में है। तो मध्य प्रदेश में देश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है कान्हा-किसली, सबसे छोटा है फॉसिल नेशनल पार्क जो कि डिंडौरी में है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश की जो ऊर्जा राजधानी कहते हैं सिंगरौली को। सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहते हैं और सिंगरौली मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। मध्य प्रदेश में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम टाइप के भी जिले बन जाते हैं। इनसे क्वेश्चन बन जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तर जिला कौन सा है, दक्षिणी जिला कौन सा है, पूर्वी कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है। तो पूर्वी कौन है? सिंगरौली है। पश्चिमी अलीराजपुर है। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी जिला कौन सा है? ये क्वेश्चन आ गया ना। देखो तो उत्तरी जिला है मुरैना। मुरैना मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। मुरैना का लिंगानुपात भी सबसे कम है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा सबसे दक्षिणी जिला है बुरहानपुर। और आप बताइए खानदेश कहाँ का प्राचीन नाम था? नेक्स्ट है पूर्वी जिला। तो मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है सिंगरौली। सिंगरौली मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी। इसके अलावा मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? अलीराजपुर है। नेक्स्ट है, राज्य के पुराने विधानसभा भवन को क्या कहते हैं? तो मध्य प्रदेश राज्य के पुराने विधानसभा भवन को मिंटो हॉल कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? देखिए जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं और पॉपुलेशन, जनसंख्या, जनगणना, इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि 2021 में जो जनगणना होनी थी अभी हो नहीं पाई है, तो इसलिए इससे क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं अभी अदर स्टेट के एग्जाम, इसलिए यहाँ पर बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है 931, यानी 1000 मेल पर 931 फीमेल्स हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश का जो बालाघाट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है, यानी वहाँ पर 1000 पुरुष पर 1021 महिला हैं, जबकि भिंड में 1000 पुरुष पर 837 महिलाएं सबसे कम हैं। तो भिंड में सबसे कम है, बालाघाट में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? मध्य प्रदेश एरिया वाइज बात करें तो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा राज्य है। पहले पे कौन है? राजस्थान। छत्तीसगढ़ अलग होने से पहले मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य था एरिया वाइज। छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर आ गया, पहले पर है राजस्थान। तो मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 236, यह है स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में, यानी 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 236 जो व्यक्ति रहते हैं औसतन। नेक्स्ट है, इनमें से किसका संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है किनका संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है। तो देख लेते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी, हरिशंकर परसाई, भवानी प्रसाद मिश्र, शरद जोशी और मुंशी प्रेमचंद। तो माखनलाल चतुर्वेदी का संबंध मध्य प्रदेश से है, और हरिशंकर परसाई का भी है, भवानी प्रसाद मिश्र का भी है, शरद जोशी का भी है, मुंशी प्रेमचंद इसमें राइट आंसर है। मुंशी प्रेमचंद का संबंध जनरली डायरेक्टली मध्य प्रदेश से नहीं है। तो 4 ऑप्शन में 5 ऑप्शन में इसका राइट आंसर है मुंशी प्रेमचंद। तो मध्य प्रदेश की जो पर्सनैलिटी है इनसे क्वेश्चन एक आध बन जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी से रिलेटेड हो चाहे हरिशंकर परसाई हो, तो ये भी आप थोड़ा देख लीजिए। नेक्स्ट है, कौन मध्य प्रदेश से संबंधित थी? कौन मध्य प्रदेश से संबंधित थे? यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। कौन मध्य प्रदेश से संबंधित थे? भारत के उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति रहे। तो ऑप्शन में है शंकर दयाल शर्मा, अटल बिहारी वाजपेयी, जस्टिस हिदायतुल्लाह और कैलाश सत्यार्थी। जिसका राइट आंसर है शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा भारत के उपराष्ट्रपति रहे और राष्ट्रपति भी रहे, मध्य प्रदेश से संबंधित थे। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर से संबंधित थे, 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने, और एक बार तो 13 दिन के लिए, और फिर एक बार शायद 13 महीने के लिए, और एक बार 5 साल के लिए। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो इनका जन्म दिवस 25 दिसंबर को, और इन्हीं की जन्म दिवस पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। और अटल बिहारी वाजपेयी से 2 बार के जो हम लोग देख रहे हैं, 2-3 बार का एमपी सिविल जज, तो हर बार अटल बिहारी वाजपेयी से क्वेश्चन बनना है। पिछली बार उनसे पूछा था 3 डेकेड्स इन पार्लियामेंट किसकी रचना है? तो अटल बिहारी वाजपेयी की। एक बार इनको पूछ लिया था अटल बिहारी वाजपेयी को जो भारत रत्न कब मिला, एक बार इनसे पूछा था कि 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? सुशासन दिवस। तो किनके जन्म दिवस पर? तो अटल बिहारी वाजपेयी को आपको अच्छे से पढ़ना है।
रीजन यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। मध्य प्रदेश से जो रिलेटेड पर्सनैलिटी हैं, चाहे वो कैलाश सत्यार्थी हों या जस्टिस हिदायतुल्ला हो, तो इनसे रिलेटेड, या शंकर दयाल शर्मा हो, तो इनसे रिलेटेड आपको थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। तो ठीक है, शंकर दयाल शर्मा जो मध्य प्रदेश से संबंधित थे, भारत के उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति रहे। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे। और जस्टिस हिदायतुल्ला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। वही शायद क्या रही हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे और राष्ट्रपति भी रहे। कैलाश सत्यार्थी ने नोबेल पुरस्कार मिला था 2014 में, इसलिए भी कैलाश सत्यार्थी न्यूज में थे। और बचपन बचाओ आंदोलन से भी इनका संबंध था। मध्य प्रदेश में विदिशा जिले से संबंध है, यह आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में कितने विश्व विरासत स्थल हैं? तो मध्य प्रदेश में 3 विश्व विरासत स्थल हैं, यानी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। एक है सांची और भीमबेटका और खजुराहो। सांची से क्वेश्चन बनता है, सांची किस जिले में आता है? सांची आता है आपका रायसेन में, भीमबेटका भी रायसेन में, खजुराहो आता है छतरपुर में। सांची में जो स्तूप है वो काफ़ी फेमस है, भीमबेटका में गुफा वगैरह हैं, काफ़ी फेमस है। इनसे भीमबेटका से ये क्वेश्चन बनता है, भीमबेटका की खोज किसने की? और सांची किस वंश से संबंधित है? तो मौर्य वंश से संबंधित है। खजुराहो से क्वेश्चन बनता है, खजुराहो भी किस वंश से संबंधित है? और खजुराहो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब मतलब ये शामिल हुआ, तो कब शामिल हुआ, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है भीमबेटका की खोज किसने की थी? भीमबेटका की खोज की थी डॉक्टर विष्णु श्रीधर बांकड़कर के द्वारा भीमबेटका की खोज की गई थी 1957 के आसपास। तो भीमबेटका आता है रायसेन जिले में। नेक्स्ट है असत्य कथन चुनिए। आपको असत्य कथन चुनना है, तो ओरछा, निवाड़ी, मांडू, धार, खजुराहो, छतरपुर और बक्सवाहा सागर, इसमें आपको बताना है कि असत्य कथन। तो ओरछा निवाड़ी बिल्कुल सही है, ओरछा निवाड़ी जिले में आता है। पहले आता था ओरछा टीकमगढ़ जिले में। दूसरा ऑप्शन है मांडू धार, मांडू धार बिल्कुल सही है, मांडू आता है धार जिले में। और जो जहाज महल है, हिंडोला महल है और बाज बहादुर रानी रूपमती से संबंधित है मांडू, और मांडू से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। ओरछा आपको पता है बुंदेलखंड की अयोध्या किसे कहा जाता है? ओरछा को। ठीक है, छतरभुज मंदिर है ओरछा में जैसे, और जहांगीर महल भी है ओरछा में, तो क्वेश्चन बनते हैं ओरछा से। ओरछा निवाड़ी जिले में बिल्कुल सही है, मांडू धार जिले में बिल्कुल सही है, खजुराहो विश्व विरासत स्थल में, खजुराहो छतरपुर जिले में बिल्कुल सही है। बक्सवाहा सागर ये गलत है, बक्सवाहा भी छतरपुर जिले में आता है। बक्सवाहा इसलिए फेमस क्योंकि पन्ना से 15 गुना हीरे पाए जाने की संभावना थी, ये काफ़ी अभी न्यूज में रहा साल भर। नेक्स्ट है राज्यसभा और लोकसभा टीवी के विलय के बाद का नया नाम क्या कर दिया है? तो राज्यसभा लोकसभा टीवी के विलय के बाद उसका नया नाम हो गया है संसद टीवी। तो राज्यसभा का जो सांसद होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है, लोकसभा का जनरली 5 वर्ष के लिए, तो आप समझ लीजिए थोड़ा बहुत। और संसद टीवी नाम हो गया है। नेक्स्ट है द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट इज। तो इसका राइट आंसर है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ऐसा मेटल है मोस्ट एबंडेंट, यानी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है मिल्क इज अ पुअर सोर्स ऑफ विच। तो कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन सी। तो मिल्क में सबसे कम क्या होता है? कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन सी। तो मिल्क में कैल्शियम होता है, प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, विटामिन सी नहीं होता। अगर आप थोड़ा लॉजिक रखेंगे, विटामिन सी होता है जनरली खट्टे फल में, खट्टे फल होते हैं उनमें जनरली विटामिन सी होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ एसिड इन ग्रेप्स। ग्रेप्स यानी अंगूर, अंगूर में कौन सी एसिड पाई जाती है? तो ऑप्शन में लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड या टेट्रिक एसिड। तो जो ग्रेप्स में पाई जाती है टेट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड विनेगर वगैरह में पाई जाती है। नेक्स्ट है सोरिंग ऑफ मिल्क इज ड्यू टू, यानी जो मिल्क है, दूध है, जो शोर यानी जो फटता है, क्या बोलते हैं उसे? तो सोरिंग ऑफ मिल्क इज ड्यू टू, जो दूध है जो किसके कारण फट जाता है? तो प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस या नीमाटोड। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इसका राइट आंसर है। और बैक्टीरिया वायरस से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन अभी बन रहे हैं। नेक्स्ट है स्कर्वी इज केस्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। स्कर्वी मतलब किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की, बी की, सी की या डी सी। तो इसमें क्वेश्चन बन जाते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, बी से कौन सा, सी से कौन सा, डी से कौन सा। थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए। जैसे जनरली हम लोग देख लेते हैं विटामिन ए की कमी से क्या होता है? एनीमिया, बी से बेरी, सी से स्कर्वी और डी से रिकेट। लेकिन इस क्वेश्चन में अपन को सिर्फ बताना क्या है, स्कर्वी इज केस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। स्कर्वी जो बीमारी है वो किसकी कमी से होती है? तो विटामिन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है एलिसा टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट। एलिसा टेस्ट किसके लिए होता है? कैंसर के लिए, गलत है। एड्स, कोविड और टीबी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों राइट आंसर है एड्स। कोविड तो आपको पता है उसका अलग ही टेस्ट होता है, आरटीपीसीआर, एक और कौन सा एंटीजन टेस्ट होता है। तो एलिसा टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट, यह होता है एड्स के लिए। एड्स का फुल फॉर्म पहले पूछा जाता था, अब जनरली नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट है WTO हेड नेम, यानी WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हेड का क्या नाम है? तो उनका नाम है नगोजो ओकोंजो, और एक महिला हैं और एक अफ्रीकी मूल की पहली महिला है। किस देश की हैं? तो यह क्वेश्चन बनना है अभी काफ़ी। तो नाइजीरिया मूल की हैं WTO की जो हेड हैं। WTO है, WHO है, काफ़ी न्यूज़ में रहे, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल न्यूज़ में थी। ये 4-5 जो न्यूज़ में है इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं काफ़ी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिया है क्वेश्चन। दूसरी शिक्षा नीति कब आई थी?
तो दूसरी शिक्षा नीति पहली तो कब आई थी 1968 में, और दूसरी कब आई थी 1986 में। तो दूसरी शिक्षा नीति कब आई है, क्वेश्चन बन सकता है। शिक्षा नीति काफ़ी न्यूज़ में थी। शिक्षा नीति है, ओलंपिक है, स्पोर्ट्स में जो गेम वगैरह हैं ये काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, जो उनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो दूसरी शिक्षा नीति आई थी 1986 में। FIR आपके द्वार और अंकुर योजना किस राज्य से संबंधित है? तो FIR आपके द्वार और अंकुर योजना ये मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है, काफ़ी न्यूज़ में भी थी। नेक्स्ट है, भारत विदेशी मुद्रा भंडार में कौन सी नंबर पर आ गया है? उससे पहले दोस्तों आप वीडियो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लेलिस्ट बन जाएगी जनरल नॉलेज फॉर मध्य प्रदेश सिविल जज 2022। तो आप प्लेलिस्ट में फिर पूरी वीडियो देख सकते हैं। ये सेकंड नंबर की वीडियो है, पहले नंबर की वीडियो आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट बन गई होगी अब, तो आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। भारत विदेशी मुद्रा भंडार में कौन सी नंबर पर आ गया है? विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत दुनिया में चौथे नंबर पर आ गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू। और आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और वीडियो में क्वेश्चन हम लोगों ने थोड़े फास्ट देखे, टाइम कम था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो और अच्छे से क्वेश्चन देखेंगे।